गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कविता पढ़ेंगे नौरंगिया, जिसके रचयिता हैं कैलाश गौतम। इनका जन्म 8 जनवरी 1944 जनपद वाराणसी अब चंदौली में हुआ। शिक्षा MA BEd। काव्य प्रेमियों के मानस को अपने कलम और वाणी से झकझोरने वाले जादुई कवि का नाम है कैलाश गौतम। जनवादी सोच और ग्राम संस्कृति का संवाहक यह कवि दुर्भाग्य से अब हमारे बीच नहीं है। आकाशवाणी इलाहाबाद से सेवानिवृत्त होने के बाद तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने कैलाश गौतम को आज़ादी के पूर्व स्थापित हिंदुस्तानी एकेडमी के अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया। एकेडमी के अध्यक्ष पद पर रहते हुए इस महान कवि का 9 दिसंबर 2006 को निधन हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सिली, माचिस की तीलियां, जोड़ा ताला, 3/4 अंश, तंबुओं का शहर उपन्यास है, परिवार सम्मान, प्रतिष्ठित ऋतुराज सम्मान और मरने के बाद तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने कैलाश गौतम को यश भारती सम्मान से सम्मानित किया। आइए हम लोग कविता की शुरुआत करते हैं। इसके पहले कविता के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नौरंगिया शीर्षक कविता जनवादी कवि कैलाश गौतम ने एक भारतीय कृषक महिला के चरित्र का जीवंत चित्रण किया है एवं ग्रामीण जीवन की समस्याओं की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। जैसे इसमें दिखाया गया है कि एक ग्रामीण महिला के बारे में दिखाया गया है जो एक पतिव्रता नारी है, सुंदर है, कर्मशील है, कर्मठ है, परिश्रमी नारी है, साथ ही गरीब भी है। लेकिन अपनी गरीबी के वजह से उसे इस बात का कोई दुख नहीं है। देवी देवता नहीं मानती, छक्का पंजा नहीं जानती, ताकतवर से लोहा लेती, अपने बूते करती खेती, मर्द निखट्टू जनखा जोयला, लाल न होता ऐसा कोयला, उसको भी वह शान से जीती, संग संग खाती, संग संग पीती, गांव गली के चर्चों में वह सुर्खी सी अखबारों की है। तो यहाँ कवि क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं कि नौरंगिया जो है वह भाग्यवादी नहीं है। वह देवी देवताओं की कृपा दृष्टि प्राप्त करने की अपेक्षा अपने कर्म पर विश्वास रखती है। वो यह नहीं मानती कि मेरे भाग्य में जो लिखा है वही मुझे मिल रहा है, बल्कि वो उससे लड़ती है और अपने कर्म पर विश्वास रखती है। उसके मन में कोई भी छल प्रपंच नहीं है। वह बेहद भोली लेकिन बहुत ही जुझारू है, कर्मठ है। वह रसूखदार लोगों के आगे घुटने नहीं टेकती। वह अपने बलबूते खेती गृहस्थी का सारा काम संभालती है। उसका पति निकम्मा है, स्त्री के पैसे पर पलने वाला है। वह ऐसा कोयले की तरह है जो जलावान के काम भी नहीं आता है। मतलब ऐसा कोयला जो जल गया है तो जलने के बाद कोयला जल जाता है तो जलने के बाद उसका राख भी काम आता है, लेकिन वो ऐसा कोयला है जो किसी काम नहीं आता है, जलने लायक भी नहीं है। ऐसे निकम्मे पति के साथ वह शान से जीवन यापन करती है। वह उसके साथ प्रेम पूर्वक जीवन बिताती है। गांव घर में उसके रूप गुण के चर्चे हैं। इस प्रकार होते हैं जैसे कि अखबार में कोई खास खबर छपी है। जैसे अखबार में सुर्खियां बहुत महत्वपूर्ण रहती है, वैसे ही गांव के घरों में वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ थी। वह गंगा पार की रहने वाली थी। गांव चली की चर्चा में वह सुर्खी सी अखबारों की, नौरंगिया गंगा पार की। तो गांव गली की क्या था? गांव गली में वह जैसे अखबारों की सुर्खियां होती हैं वैसे ही वह बहुत महत्वपूर्ण थी। नौरंगिया गंगा पार की रहने वाली थी। कसी देह और भरी जवानी, शीशे के सांचे में पानी, सिहरन पहने हुए अमोले, काला भौरा मुँह पर डोले,
100 पानी रंग धुले हैं, कहने को कुछ होंठ खुले हैं। अद्भुत है ईश्वर की रचना, सबसे बड़ी चुनौती बचना। ऐसी नीयत लेखपाल की वैसी, जैसी नीयत लेखपाल की वैसी ठेकेदार की, नौरंगिया गंगा पार की। यहाँ कवि कह रहे हैं कि नौरंगिया नौयौवना है, उसकी शारीरिक बनावट स्वस्थ और सुंदर है। उसका रंग इतना उज्जवल है जैसे शीशे के बर्तन में रखा हुआ जल पारदर्शी होता है। शीशे के बर्तन में अगर जल रखो तो इस पार से उस पार दिखाई देता है, वैसा ही उसका रंग उतना उज्जवल था। आम की गुठली से निकली हुई लाल लाल कोमल पत्तियों जैसी हवा के हल्के झोंके से कांपती रहती, उसी प्रकार वह अपने काम के प्रति सदैव सचेष्ट रहती। उसके गोरे मुखड़े पर काली लटें खेलते रहती, जैसे किसी सुंदर और ताज़ा फूल पर भौरे मंडराते हैं। 100 बार पानी के पखारे गए तरोताज़ा चेहरे जैसे उसका चेहरा दमकता रहता है। तथा कथित सभ्य महिलाओं की तरह उसके होंठ पर कोई बनावटीपना नहीं है। उसके होंठ स्वाभाविक रूप से सदैव खुले रहते हैं। उसके चेहरे पर निखार देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि वह विधाता की अनुपम कृति है। ऐसी अनुपम कन्या के सामने समाज की कुत्सित दृष्टि से स्वयं की रक्षा कर पाना उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। पटवारी से लेकर ठेकेदार तक उसके प्रति बुरी दृष्टि रखते हैं। गंगा पार की नौरंगिया इन तमाम चुनौतियों का मुकाबला करती है। जब देखो जांगर पीटे, हार न माने काम घसीटे। जब तक जागे तब तक भागे, काम के पीछे काम के आगे। बिच्छू गोजर सांप मारती, सुनती रहती विविध भारती। बिल्कुल है लाठी सी सीधी, भोला चेहरा बोली मीठी। आँखों में जीवन के सपने, तैयारी त्योहारों की, नौरंगिया गंगा पार। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि नौरंगिया हमेशा काम के लिए तत्पर रहती थी, अपना काम निपटाने के लिए दिन रात लगी रहती थी। कभी भी काम से वो हार नहीं मानती थी, कभी भी थकती नहीं थी। जब तक जागती थी काम में जुटी रहती थी। वो जिस परिवेश में पली बढ़ी थी वहाँ सांप, गोजर, भिक्षु ये सब उसके लिए आम बातें थी। अपने परिवेश ने उसे इतना साहसी बना दिया था कि वो इन कीड़े मकोड़ों को बहुत सहजता से निपटा लेती थी, इनसे डरती नहीं थी। उसके अंदर सौंदर्य बोध भी है। वह रेडियो से विविध भारती के संगीत सुनती। वह लाठी की तरह उसका सीधा स्वभाव है। जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण अत्यंत आशावादी है। बड़े उत्साह और उल्लास के साथ त्योहारों की तैयारी करती। ढहती भीत पुरानी छाजन, पकी फसल तो खड़े महाजन। गिरवी गहना छुड़ा न पाती, मन मसोस फिर रह जाती। कब तक आखिर कितना जूझे, कौन बताए किससे पूछे। जाने क्या क्या टूटा फूटा, लेकिन हंसना कभी न छूटा। पैरों में मंगनी की चप्पल, साड़ी नई उधार की, नौरंगिया गंगा पार की। यहाँ कवि कह रहे हैं कि नौरंगिया अत्यंत गरीबी में अपना जीवन व्यतीत करती थी। उसके घर की मिट्टी की दीवारें ढहने वाली जैसी थी, ढहने की हालत में थी। उस पर पुरानी सी छप्पर की छावनी। उसकी फसल जब पककर तैयार होती थी तो उसके द्वार पर वसूली करने के लिए महाजन आ धमकते थे। उसके सारे गहने गुड़िया गिरवी पड़े थे। अपने गिरवी पड़े गहनों को नहीं छुड़ा पाने के कारण वह मन मसोस कर रह जाती थी। हर बार फसल पकने पर सोचती थी कि इस बार वह अपने गहने छुड़ाएगी, लेकिन पहले ही महाजन वसूल करने के लिए आ जाते थे तो उन्हें दे करके वो अपना मन मसोस कर रह जाती थी। कोई नहीं जानता कि उसका जीवन संघर्ष की सीमा रेखा कहाँ समाप्त होती है। उसने अपने सुखद जीवन के लिए न जाने कितने हसीन सपने देखे होंगे, लेकिन उसके सपने साकार होने से पहले ही टूटकर बिखर गए। उसने कभी अपना मन मलिन नहीं किया, कभी दुखी नहीं हुई। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी वह सदा हंसती मुस्कुराती रही। उसके पैर में किसी की दी हुई पुरानी चप्पल है। उसने कर्ज उधार लेकर अपने देह पर नई साड़ी पहन रखी है।
गंगा पार की नौरंगिया बड़ी जीवट और जीवंत स्वभाव वाली महिला है। तो यहाँ हमारी कविता समाप्त होती है, नौरंगिया।